नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी, आपका दोस्त। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं और ये विषय आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों, आज हम सरकारी डाटा की बात नहीं करेंगे, हम आज ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे कि कोरोना की स्थिति प्रदेश में किस स्तर पर पहुंच गई है। चाहे कितना ही रसूखदार व्यक्ति हो, कितना ही पैसे वाला व्यक्ति हो, आज एक वेंटिलेटर, आईसीयू या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप उसको सड़कों पर तड़पता हुआ देख सकते हैं। इस जो वीडियो है, इसका मकसद ये नहीं है कि पैनिक फैले या हम लोगों में डर फैले, लेकिन दोस्तों, मैं शुरुआत में आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के भरोसे रहना बंद करें, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। जिस स्तर पर प्रयास होने चाहिए उस स्तर पर प्रयास नहीं हो पा रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि प्रयास अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। अगर आप पीजीआई रोहतक की हालत देखें या चंडीगढ़ पीजीआई की हालत देखें, बहुत बुरे और भयावह हालात इसका इशारा कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए अपील है कि अपने घर पे रहें। सरकारी डाटा में जो कोरोना संक्रमण और मौतों के डाटा आप देख पा रहे हैं, वो डाटा अब विश्वसनीय नहीं रहे हैं। स्थिति उससे ज़्यादा विकराल है, स्थिति उससे ज़्यादा डरावनी है। सिरसा से लेकर फरीदाबाद तक आपको कहीं भी आईसीयू में बेड न मिलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए घरों में रहें, जहाँ तक संभव हो संपर्क ना बनाएं लोगों से, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। दोस्तों, आज हम आपको बातचीत सुनाना जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अजयदीप लाठर की, जिन्होंने पूरे प्रदेश के हालातों पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। और वो रिपोर्ट आप सुनिए, उसको सुनकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रदेश की जो स्थिति है कोरोना संक्रमण के दौर में, वो किस हालात में पहुंच गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपके अपने अनुभव क्या हैं, आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है। आइए सीधा ले चलते हैं आपको अजयदीप लाठर के पास। आराम से, शांति से सुनिए और प्लीज़ घरों में रहिए। कोरोना की महामारी हर किसी को अपनी चपेट में लिए हुए है। पिछले करीब एक सप्ताह से लगातार कोरोना के मामले जिस तेजी से हरियाणा में बढ़े हैं, जिस तेजी से मौतें हुई हैं, सुबह जब आंख खुलती है पहले लोगों के गुड मॉर्निंग के मैसेज मिलते थे, लेकिन अब किसी ना किसी साथी, किसी ना किसी परिचित के हमारे बीच से जुदा होने का संदेश मिलता है। शाम होते होते ऐसे संदेशों की संख्या लगातार बढ़ती रहती। मुख्यमंत्री जी, ना ऑक्सीजन मिल रही है जरूरतमंद को, जरूरतमंद मरीज को, ना कोरोना जांच रिपोर्ट समय से आ रही है, और ना ही लाइफ सेविंग इंजेक्शन रेमडेसिवियर उपलब्ध हो पा रहा है। पिछले 48 घंटे में रेवाड़ी, गुड़गांव, हिसार, रोहतक के प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की सूचनाएं हर हरियाणवी को अंदर से हिला देने वाली हैं। हरियाणवी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, इस समाज का हिस्सा होने के नाते, हर वर्ग के लोग मेरे जैसे अन्य साथियों के संपर्क में रहते हैं। इनसे प्रदेश व समाज का लगभग हर तबका शामिल है। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर भी उन लोगों में शामिल हैं जो मेरे जैसे लोगों के संपर्क में। जब लोगों को बेड ना मिलने, दवाई ना मिलने, ऑक्सीजन ना मिलने जैसी सूचनाएं आती हैं, लोगों के मदद के लिए फोन भी आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पत्रकार हैं, इनके लिंक होंगे, इंतजाम कराएंगे। इस संकट की घड़ी में आदमी हर संभव कोशिश करता है। समाज के काफी लोग कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जानों को फिर भी नहीं बचाया जा सकता, नहीं बचा पा रहे। मौजूदा हालात पर पिछले 24 घंटे में अलग अलग वर्ग के हजारों लोगों से इन हालातों पर फीडबैक लिया। किस कदर हमारे हरियाणा प्रदेश में हालात कोरोना को लेकर बिगड़े हुए हैं, कैसे उन हालात पर काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के लोग शारीरिक तौर पर मेहनती हैं, उनका खान पान भी काफी हद तक पोषण तत्वों से भरपूर है। ग्रामीण इलाके अभी तक इसीलिए कोरोना के प्रकोप से बचे हुए हैं। कोरोना के मौजूदा म्यूटेंट का प्रकोप अभी उन जिलों में अधिक है जिनकी आवाजाही दिल्ली या एनसीआर में ज्यादा रहती। विभिन्न जिलों में कार्यरत पत्रकार साथी बताते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों की संख्या तो कुछ हद तक सामने आ रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों, पीजीआई रोहतक, खानपुर में हो रही मौतों की सही संख्या का जिक्र ना तो डेली रिपोर्ट में हो रहा है और ना ही आप तक पूर्णतः सही व स्पष्ट सूचनाएं पहुंचाई जा रही। सरकारी अधिकारी इन सूचनाओं को अभी भी इतने हालात, इतने प्रदेश के क्रिटिकल हालात होने के बावजूद उनको दबाए हुए हैं, दबाते हैं। हर रोज की सूचनाओं को आप तक भी
पूर्णतया स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचाया जा रहा। फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, हिसार, इन जिलों के प्राइवेट अस्पतालों की कारगुजारियों को भी दबाया जा रहा है। अब तक बने हालात के बारे में अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। ये हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों का जिक्र करना मैं जरूरी समझूंगा। अगर सरकार कुछ गंभीर कदम उठाए, जनता के बारे में दिल से सोचे, तो इस हरियाणा के हजारों लोगों की जिंदगी की डोर को टूटने से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री जी, घर में मौजूद मरीजों को भी ऑक्सीजन या सिलेंडर मिलने चाहिए। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के कुछ जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाली कंपनियों का अधिग्रहण जिला प्रशासन ने किया है। मैं इसको गलत नहीं ठहराता, बिल्कुल सही किया है। इस अधिग्रहण का मकसद सीधे तौर पर अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई देना ताकि उनमें भर्ती लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन मैं इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत से पेशेंट अभी ऐसे हैं जो अपने घर पर रहकर ऑक्सीजन के सहारे रिकवर हो रहे हैं। उनका इलाज लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन शरीर में कमजोरी है, फेफड़ों का संक्रमण ठीक हो चुका है, लेकिन फेफड़ों को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। उनके शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है। उनके शरीर का ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर इन लोगों को इन प्लांट से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इन लोगों को भी बचाया नहीं जा सके। इन लोगों की जान बचाने के लिए जो घर में ऑक्सीजन पर हैं, कम से कम सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि उनके लिए भी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा सके। इन्हीं ऑक्सीजन प्लांट से उन्हें सिलेंडरों का भरोसा दिलाया जाए, सिलेंडर मिलने का भरोसा दिलाया जाए। जो मरीज फिलहाल ऑक्सीजन पर हैं, उनसे संबंधित वो जिस भी अस्पताल में या जिस भी संबंधित डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, अगर वो अपनी मोहर लगाकर, अस्पताल की मोहर लगाकर या डॉक्टर अपनी खुद की मोहर लगाकर बाकायदा एक अनुरोध पत्र संबंधित कंपनी को या जिला प्रशासन को लिखते हैं, तो उसके हिसाब से उस ऑक्सीजन की, उस मरीज की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। 24 घंटे में उस मरीज को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार आपकी। बिना ऑक्सीजन लोगों को मत मरने दीजिए। मुख्यमंत्री जी, जो कार्य अब तक सबसे पहले हो जाना चाहिए था वो था प्रत्येक जिले में कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना। अभी तक हरियाणा के किसी भी जिले में इस तरीके के कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना नहीं हुई है जो व्यवहारिक तौर पर काम करता हो, जिसका काम लोगों की जान बचाने के लिए हो, जो कोविड पेशेंट के लिए मैं कहता हूं कि खुदा बनकर आया हो। ऐसा कंट्रोल रूम हमें चाहिए। प्रत्येक जिले में ऐसा कंट्रोल रूम चाहिए। इन कंट्रोल रूम में जो भी इनके हेल्पलाइन नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, वो सब सार्वजनिक किए जाएं। उनका प्रचार प्रसार किया जाए। उन नंबरों पर आने वाली सभी कॉल का रिकॉर्ड रखा जाए। प्रत्येक जिले में जितने भी विधायक हैं, जितनी विधानसभा हैं, उनके विधायकों की जिम्मेदारी रोटेशन में हर 24 घंटे के हिसाब से उन कंट्रोल रूम में लगाई जाए। वो विधायक उन कंट्रोल रूम में बैठे, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से आने वाले मामलों, आने वाली कॉल, आने वाली डिमांड की सीधी निगरानी वो विधायक करें। आखिर जनता ने चुन के भेजा है उनको। आज इन हालात में उन विधायक की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके के लोगों का, अपने इलाके के लोगों की आवाज बने, उनके लिए मसीहा के तौर पर वो खड़े हों। जिला स्तर पे जो कंट्रोल रूम बने उसका सीधे तौर पर सीधा जुड़ाव मुख्यमंत्री जी आपकी निगरानी में चलने वाले प्रदेश के कोविड कंट्रोल रूम से हो, ताकि विधायकों की कोई भी कोविड से संबंधित, कोविड रोकथाम से संबंधित कोई भी डिमांड जनरेट हो, उनके विधानसभा हल्के से संबंधित कोई भी डिमांड जनरेट हो, तो वो सीधे आपके मार्फत, उस कंट्रोल रूम के मार्फत आप तक उस बात को पहुंचा सके। और उस प्रदेश के कंट्रोल रूम में जो आपकी निगरानी में चले, प्रदेश के तमाम सांसदों की 24 घंटे ड्यूटी लगे। प्रदेश के तमाम सांसदों की 24 घंटे ड्यूटी उस कंट्रोल रूम में लगे, ताकि केंद्र सरकार के सामने उठाने लायक कोई बात आए, कोई मामला आए, तो उसे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी
वो सांसद बखूबी निभा सके। अगर इस पैटर्न को हम अपनाएंगे, अगर इस पैटर्न को हमारा हरियाणा अपनाएगा, तो यह कोविड का पूरा मामला सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं रहेगा। इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और जनप्रतिनिधि लोगों की जान बचाने में कहीं अधिक बड़ी भूमिका अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा सके। ये जिला स्तर के कंट्रोल रूम और प्रदेश स्तर का कंट्रोल रूम, ये जितने ज्यादा प्रभावी होंगे, लोगों का प्रदेश सरकार के प्रति उतना ही अधिक विश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने प्रत्येक जिले में सीनियर IAS अधिकारियों की तैनाती, मैं कहता हूं कि उसी तरह से प्रत्येक जिले में प्राइवेट अस्पतालों की निगरानी के लिए सेक्रेटरी लेवल के IAS या सीनियर IPS या फिर स्टेट विजिलेंस से जुड़े अफसरों की तैनाती होनी चाहिए। इस लाइव चर्चा में जुड़े हमारे साथी विष्णु जी ने अभी मैसेज किया मुझे कि जो कालाबाजारी चल रही है उसे रोकने के लिए CID के कर्मियों की तैनाती हो, CID के कर्मियों को उसका जिम्मा दिया जाए। CID का देखिए पूरे प्रदेश में हर एक जिले में, मैं कहता हूं उपमंडल स्तर तक बाकायदा एक अच्छा नेटवर्क। अगर स्टेट विजिलेंस, CID या फिर सीनियर IPS या सेक्रेटरी स्तर के IAS अधिकारी इन प्राइवेट अस्पतालों की निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर के तौर पर हर एक जिले में तैनात किए जाएं, तो इससे प्राइवेट अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, लाइफ सेविंग ड्रग्स, दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्लाज्मा आदि की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी। कहते हो तो बड़ा दुख होता है कि जिस तरह की लूट इस समय प्राइवेट अस्पतालों ने मचा रखी है, उस लूट को रोकने के लिए सरकार को जरूरी है प्रतिदिन का बेड का किराया, प्राइवेट अस्पताल के कमरे का किराया, इन तमाम को भी फिक्स किया जाए। अगर ऐसा होगा तो महामारी से पीड़ित लोगों के साथ हो रही लूट पर अंकुश लगाया जा सकता। प्राइवेट अस्पतालों पर तैनात होने वाले इन अफसरों के पास ही, इन अधिकारियों के पास ही रेमडेसिवियर, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर समेत अन्य उपलब्धता इंतजाम की जानकारी, जिम्मेदारी रहे तो उसका फायदा हर आदमी को मिलेगा। हरियाणा के 6 DC इस समय ट्रेनिंग पर हैं। ये अपने अपने जिलों को छोड़कर ट्रेनिंग पर गए हैं। हालांकि वो ट्रेनिंग जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहिए। पिछले साल भी ट्रेनिंग पर गए थे। कोविड का जब पहला दौर आया था पिछले साल, तो उस समय इनकी ट्रेनिंग को बीच में बिल्कुल रुकवा दिया गया था और उन्हें वापस अपने जिलों में तैनाती के आदेश दिए गए। आज हालात बहुत खराब हैं। इन अधिकारियों ने कोविड से अपने अपने जिले को बचाने के लिए तमाम तरह की रूपरेखाएं तैयार की, तमाम तरह के दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। ज्यादा गंभीर स्थिति बनने पर अपने जिले में किस तरह के इंतजाम ये करेंगे, इस तरह की व्यवस्था इन अधिकारियों ने की। पिछले दिनों ही इन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया, इनकी जगह दूसरे अधिकारियों को तैनात कर दिया। 2 अधिकारी ट्रेनिंग पर गए हैं, उन्हें अगर अपने वापिस बुलाकर अपने इलाके में काम करने के लिए फिर से लगाया जाए तो शायद वो अभी तैनात अधिकारियों के मुकाबले ज्यादा सक्षम परिणाम, ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देंगे, आपकी सरकार को देंगे, अपने जिले के लोगों को देंगे, इस प्रदेश के लोगों को। आपसे आग्रह है कि इस आपदा को देखते हुए उन अधिकारियों की ट्रेनिंग को बीच में ही रुकवाकर उन्हें फिर से फील्ड में उतारा जाए। ये बिल्कुल सच है, कई जिलों में हालात बहुत खराब हैं, ना बेड है ना वेंटिलेटर है। लेकिन मेरा मानना है कि इनके बेड और वेंटिलेटर कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, कहाँ उपलब्ध नहीं है, इन तरह की तमाम चीजें उनकी निगरानी के लिए और उन अस्पतालों में रेट फिक्स करके, ताकि लोगों के साथ कोई ठगी ना हो। एक कोरोना की मार, ऊपर से अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों के प्रदेश के लोगों पर आर्थिक मार, इस दोहरी मार से लोग नहीं बच पाएंगे। इस समय सबसे जरूरी है कि प्राइवेट अस्पतालों की निगरानी के लिए हर एक जिले में या तो सेक्रेटरी लेवल के IAS तैनात हों, या IPS अधिकारी हों, या विजिलेंस के अधिकारी तैनात हों। वही तमाम चीजों को देखें, वही यहाँ रेट को भी वही देखें, बेड को भी वही देखें, इंतजामों को भी वही देखें। अब अगली बात आती है, किसी भी मरीज के परिजन, उसके अटेंडेंट दवाई कहां से लेकर आए, ऑक्सीजन कहां से लेकर आए, उसके लिए जरूरी मेडिकल उपकरण कहां से लेकर आए। मैं बताऊं, एक सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन मापने के लिए ऑक्सीमीटर। उंगली में लगाकर ऑक्सीजन मापी जाती है, उससे शरीर का ऑक्सीजन लेवल पता चलता। आज वो ऑक्सीमीटर मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक है। जो ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत 200 रुपए 250 रुपए से शुरू होती है, उसकी कीमत हजारों हजार में है और वो मार्केट से गायब है। जिला स्तर पर दवाएं, रेमडेसिवियर, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा समेत तमाम वो चीजें,
तमाम कोरोना मरीज के लिए जरूरी चीजों की जरूरत अगर किसी को पड़े तो वो कहां से लें, कितने रुपए का भुगतान करके लें, इसकी कोई जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की। पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में इस तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इन सभी की दरें सरकार द्वारा फिक्स की जाएं। राज्य सरकार उन दरों को फिक्स करके उन दरों का प्रचार तमाम प्रचार माध्यमों से कराए। इससे लोगों को कालाबाजारी से बचाया जा सकेगा, मुनाफाखोरों की कालाबाजारी से। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिले, 24 घंटे के अंदर हर उस शख्स को मिले जिसने अपना सैंपल दिया है, आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है। अगर पिछले एक सप्ताह के दौरान का मैं हालात बताऊं तो आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में 3 से 5 दिन का समय लग रहा है। सैंपल देने के बाद लोग खुलेआम घूमते रहते, जब रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है तब तक वे पता नहीं कितने और लोगों को संक्रमित कर चुके होते। ऐसे में इन हालात को देखते हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट हर 24 घंटे के अंदर हर उस आदमी को मिलनी चाहिए, हर उस आदमी को मिले जिसने अपना सैंपल दिया है, उसके परिजनों को भी मिले। ऐसे इंतजाम तुरंत किए जाए, इससे काफी हद तक संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। ना कोई विधायक नजर आता है, ना कोई सांसद नजर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही सुझाव दिया कि बाकायदा जिला स्तर पर जो कंट्रोल रूम बने, कोविड कंट्रोल रूम बने, उसमें उस जिले के तमाम विधायकों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि वो अपने अपने इलाकों से संबंधित, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित लोगों की बात को सुने, उनको वो इस संकट के समय, इस कोरोना काल के समय वो उन लोगों को सही रास्ता दिखाए, उन लोगों को इलाज मुहैया कराएं। और जो सांसद हैं उनकी बाकायदा ड्यूटी प्रदेश स्तर पर बनाए जाने वाले, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाए जाने वाले उस कोविड कंट्रोल रूम के अंदर लगे, ताकि वो जिला स्तर के कंट्रोल रूम से जो भी केंद्र के लायक या प्रदेश कंट्रोल रूम के लायक जो चीजें जाए, उनका कुछ का निपटारा वहीं मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, और जिनका निपटारा केंद्र के स्तर पर होना है उनका निपटारा केंद्र सरकार के स्तर पर कराएं। अपने संबंधों के आधार पर केंद्र से बात करें और वो तमाम चीजें अपने लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम मुहैया कराएं, तो इससे लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहर, जिसमें गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी शामिल हैं, उनके साथ इन शहरों का एक समन्वय बनाना बेहद जरूरी है। दिल्ली में अगर लॉकडाउन लगता है तो इन शहरों में भी पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इन शहरों में लॉकडाउन ही एकमात्र बेहतर उपाय है। करीब 1 महीना से मुनाफाखोरी चरम पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुनाफाखोरों की बाढ़ जैसी आ गई। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, रोजमर्रा प्रयोग होने वाले सामान के दाम 2 गुना तक बढ़ गए। सबसे अधिक असर फलों और सब्जियों पर पड़ा है। आज किसी भी जिले में किसी भी अधिकारी, किसी भी विभाग के पास कोई भी ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है जो ये बता सके कि वहां पर मौजूद कोल्ड स्टोर में क्या क्या भरा हुआ है, कितनी मात्रा में सामान उन कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है। इन हालातों का सबसे ज्यादा फायदा मुनाफाखोर उठा रहे हैं। हर आम आदमी घर में बनने वाली दाल के दाम आज 2 गुना तक बढ़ गए। इससे कोरोना संकट में फंसे लोग मजबूरी में आर्थिक नुकसान भी उठा रहे हैं। इन तमाम दामों पर तुरंत प्रभाव से सरकारी नियंत्रण किए जाने की जरूरत है।